नमस्कार। तमिलनाडु में अनिश्चितता है। विजय मुख्यमंत्री बनते-बनते ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाएँगे और अगर नहीं बनते हैं, तो तमिलनाडु के गवर्नर के सर पर ठीकरा फूटेगा। गवर्नर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विजय ने 3 बार गवर्नर के पास गए और 3 बार उन्होंने गवर्नर से अनुरोध किया कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, इसलिए सरकार बनाने का निमंत्रण हमें मिलना चाहिए। राजभवन ने कल एक खबर आई थी कि अ, उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो विधायकों की पर्याप्त संख्या उनके पास नहीं थी, राज्यपाल संतुष्ट नहीं हुई और इसलिए निमंत्रण नहीं मिला। अब बताया जा रहा है कि अलग तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, डीएमके, एआईएडीएमके के गठबंधन की बात हो रही है और तमाम अनिश्चितता है तमिलनाडु में। तो इस बीच गवर्नर की भूमिका, गवर्नर के पास क्या है विकल्प, संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील अश्विनी कुमार दुबे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और संवैधानिक मसलों को बखूबी समझते हैं और समझाते हैं। तमाम चैनल्स पे आप देखेंगे, जहाँ पर वो संवैधानिक मसलों को बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं। स्वागत है अश्विनी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, अनिश्चितता है और जैसा मैंने कहा कि अगर सरकार विजय की नहीं बनती है, तो लंबे समय तक ये चर्चा होगी कि एक सरकार बन रही थी। चूँकि विजय की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विजय एक स्टार हैं और स्टार की तरह तमिलनाडु की सियासत में आए आए हैं और ये कहा जा रहा है कि गवर्नर उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि गवर्नर के पास क्या विकल्प है? क्या ये कह देना कि हमारे पास हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और इसलिए हमारी दावेदारी प्रबल है और इसलिए हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। क्या गवर्नर इसके लिए बाध्य हैं या संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था क्या कहती है? थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सरकार गठन के विषय में संविधान के अनुच्छेद 164 में साफ तौर पर कहा गया है और ये कहा गया है कि राज्यपाल को उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। अब ऐसे में राज्यपाल की भूमिका जो है अनुच्छेद 164 के तहत, अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल के पास अपनी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं कि वे किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें और जो संवैधानिक परंपराओं और विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने पर आधारित है। अब यहाँ पर दो बातें समझना होगा कि एक तो जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पहला हक संवैधानिक रूप से और चूंकि बहुमत, क्योंकि मैक्सिमम उसके पास सीट्स है तो उसका होता है, उसके पास जाता है। अगर कभी ऐसा लगता है कि कुछ संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है और विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नर को, जैसा कि इस केस में करना चाहिए गवर्नर को, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में उन्हें मौका देना चाहिए जो क्लेम कर रहा है। देखिए, मैं 116 तक पहुंच गया हूं, दो ही बहुमत के आंकड़े से दूर हूं, तो आप तो अब मुझे बुलाइए। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए और सरकारी आयोग, मुंशी आयोग, एसआर बोमोई केस, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमाम इन पहलुओं को, मुद्दों को देखते हुए राज्यपाल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है क्योंकि सेटिस्फैक्शन गवर्नर का जरूरी है। क्योंकि गवर्नर जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने लगता है और अगले विधानसभा के गठन तक में महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर और संविधान के प्रति उत्तरदायी और संविधान वहां पर लागू हो और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है ऐसे समय पर किसी को रिपोर्ट करती है तो वो गवर्नर होता है। दूसरा एक ये है कि सरकारी आयोग का अगर हम देखें, क्योंकि मैक्सिमम उसी में सरकारी आयोग में जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक दोनों प्री पोल अलायंस की भी बात करते हैं। भाई, प्री पोल अलायंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आ जाए, या पोस्ट पोल अलायंस में भी अगर पॉलिटिकल पार्टी आती है। अब सवाल है, 10 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और 10 मई से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी का चुना हुआ नेता जो सबसे ज्यादा सीटें वो कह रहा है कि मैं सरकार बना लूंगा, तो एसआर बोमोई को देखते हुए फ्लोर ऑफ द हाउस, ना कि राजभवन, फ्लोर ऑफ द हाउस में बहुमत को तय करने का मौका
देना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। और दो चीजें आती हैं। एक रजनी जी, हम समझना चाहेंगे कि जो मेरी समझ कहती है कि गवर्नर को या राज्यपालों को ये विवेकाधिकार जब दिया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्कीम जो बनाई थी, वो शायद इसीलिए बनाई होगी कि जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो राज्य या देश जब अभी अभी चुनाव से निकला हो, उसे दोबारा चुनाव में न जाना पड़े या राष्ट्रपति शासन से न गुजरना पड़े। इसके लिए राज्यपालों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि सरकार बने और चुनी हुई पार्टी की सरकार बने, चुनी हुई सरकार बने। तो यहाँ पर एक बात तो ये कहना कि ठीक है, एसआर मुंबई केस तो कहता है कि जो बहुमत का परीक्षण होगा वो सदन में होगा, राजभवन में नहीं होगा। लेकिन इस संबंध में कोई व्यवस्था है क्या जहां पर ये कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर राज्यपाल को लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो ये है, लेकिन ये इनके पास बहुमत का आंकड़ा जो है वो इनके पास ये अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। हम ये शब्द बहुत सावधानी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। इस अरेंज करने का मतलब आप समझते हैं, इसमें कई चीजें छिपी हुई हैं। अरेंज करने का मतलब होता है समान विचारधारा की पार्टियों को बुलाना, या ये कहना कि चलो हम हमारे साथ बनके सरकार बनाते हैं, या हॉर्स ट्रेडिंग भी हमारे यहाँ होती है, या लालच दे करके कहते हैं कि चलो आ जाइए हम आपको मंत्री पद देते हैं, चाहे जैसे भी हो बहुमत साबित करने का। तो अगर राज्यपाल अगर ये बात कहते हैं कि नहीं ठीक है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, लेकिन आपके पास वो नंबर कहाँ है या नंबर कहाँ से लाएंगे, तो अगर राज्यपाल ये पूछते हैं तो इसमें कोई आपको संविधान के खिलाफ कोई बात दिखती है? नहीं, अगर देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, और वो सिर्फ कहने से नहीं, तथ्यात्मक रूप से गवर्नर के सामने होना चाहिए। और गवर्नर के सामने जब है तभी गवर्नर जो है वहां पर फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे। फ्लोर टेस्ट बार बार नहीं हो सकता, रिपीटेडली नहीं हो सकता। फ्लोर टेस्ट एक बार होगा, अगर फिर बाद में कुछ ऐसा संकट उत्पन्न होता है तो आर्टिकल 171, 172 या 174 की जो व्यवस्थाएं हैं उसके व्यवस्था के मुताबिक गवर्नर अपने हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहना काफी नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जब एक पुरानी जब वहां पर विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है और कोई चीफ मिनिस्टर जब वहां पर बहुमत में नहीं आता तो जाता है अपना इस्तीफा देने, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। जब इस्तीफा देता है तो चीफ गवर्नर कहते हैं कि आप अगले सरकार के गठन तक आप वहां पर केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। और वो अगले सरकार के गठन के बीच में और उस समय केयर टेकर मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो गवर्नर ये स्टडी करते हैं खुद के भी, उनके अपने विवेक पर भी, उनके सामने जो क्लेम किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का उनके द्वारा, या विधानसभा में अगर डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस राज्य में बहुमत है तो उसको, तो गवर्नर उसी को आमंत्रित करते हैं। तो आमंत्रित करने के लिए तो बाध्यता है, लेकिन किसको आमंत्रित करेंगे ये गवर्नर के विवेक पर है। और वो विवेक इम्पार्शियल होता है, संवैधानिक होता है, वो बिल्कुल जो वहां की परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक होता है। परंतु फिर मैं एक बात जैसा कहूंगा, हंग असेंबली को लेकर के विधानसभा में जो संविधान है, संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन, एक हंग असेंबली होगी तो कैसे लीड करेंगे, कैसे डील करेंगे। लेकिन अगर सरकारिया आयोग में है तो सरकारिया आयोग ने ये जरूर कहा कि राज्यपाल को राज्य की राजनीति से ऊपर होना चाहिए, सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। तो अब और एक पॉलिटिकल स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेट में मिले, इसकी भी जिम्मेदारी गवर्नर की होती है। तो देखिए गवर्नर का रोल हम ये नहीं कह सकते कि इम्पार्शियल है, लेकिन बार बार चुनाव नहीं हो, बार बार एक्सचेकर के ऊपर भार नहीं पड़े, बार बार 6 महीने के अंदर ऐसा नहीं है कि अब कोई संवैधानिक संकट पैदा हुआ तो राष्ट्रपति शासन ही अंतिम विकल्प है। तमाम जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी गवर्नर को ऑप्ट करना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि एसआर बोमोई के केस में जो व्यवस्था दी गई है 9 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो राष्ट्रपति शासन का है और प्रयोग अनुच्छेद 356 का मनमाने ढंग से नहीं करेंगे। लेकिन अब यह है कि ये बाध्यता भी नहीं है। और ऐसे में आप कर्नाटक के केस में देखिए, याद करिए 3-4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी ही बात है, कर्नाटक के केस में जब लगातार गवर्नर वहां के उस समय के थे तो वो मुझे लगता है गहलोत थे या कौन थे वहां के गवर्नर,
तो कर्नाटक के वो लगातार जो है खींच रहे थे वहां विधानसभा का जो परीक्षण था, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सीकरी की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि 24 घंटे में आप फ्लोर टेस्ट कराइए और फ्लोर टेस्ट जो है हाउस में होगा। तो फ्लोर टेस्ट हुआ। आप ऐसे ही आप देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का मामला देखिए, और अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रपति के पास गए थे तो राष्ट्रपति के पास लगा कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो कहेगा हम फ्लोर पर साबित करेंगे, तब भी मौका नहीं दिया। तो ऐसे तमाम दृष्टांत हैं, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट देना ये बड़ी जिम्मेदारी है। और कोई बार बार क्लेम कर रहा है कि मैं कर सकता हूं, मुझे मौका दीजिए, तो मुझे लगता है कि 10 मई कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस विकल्प पर एक बार बात हो जानी चाहिए। अश्विनी, अब इसी से एक बात और कि 3 बार विजय ने क्लेम किया, उनकी पार्टी ने क्लेम किया, और अब जो बात आ रही है कि दूसरे पोस्ट पोल अलायंस की बात, और डीएमके और एआईडीएमके की बात हो रही है कि दोनों दूर विरोधी मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्हें इनवाइट किया जाता है, इस अलायंस को इनवाइट किया जाता है, तो आपको लगता है कि एक ये मसला ऐसा होगा जो अदालत में जाएगा और इसकी समीक्षा होगी और इस पर सवाल उठेंगे? देखिए, पोस्ट पोल अलायंस, अब कुंची आयोग और सरकारिया आयोग दोनों केसेस में ये कहा गया है, जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प गवर्नर का यह है लार्जेस्ट पार्टी, फिर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, नहीं तो प्री पोल अलायंस से, क्योंकि सरकार बनवाना जरूरी होता है। मेरा कहना का मतलब यह है कि गवर्नर की बड़ी संवैधानिक, नैतिक और कानूनी और प्रदेश के हित में जिम्मेदारी होती है कि वहां पर एक स्टेबल सरकार बनवाने में पूरी तरह से वो मदद करे, और वो मदद संविधान के नियमों के तहत करे। तो अब प्री पोल अलायंस अगर मान लीजिए नहीं होता है, तो पोस्ट पोल अलायंस की कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम क्लेम कर सकते हैं, जैसे डीएमके और एआईडीएमके आपस में कह रहे हैं, तो वो भी गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है कि वो उनको भी मौका दे सकते हैं। और यही व्यवस्था है, यही आयोग कहता है और यही नियमावली है। लेकिन अगर उस सब पे बाद भी कहीं पर लगता है कि डिसीजन कोई संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जिसके पास भी नंबर है उसको जाने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से आपके इस बात में कि प्री पोल अलायंस नहीं है, अब बात आ गई कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आई है वो क्लेम करती है, और उसके क्लेम को अनदेखा करके अगर पोस्ट पोल अलायंस को इनवाइट किया जाता है, तो ये आपको लगता है कि ये सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ होगी? नहीं, खिलाफ नहीं है। उसमें हंग असेंबली के केस में तो पोस्ट पोल अलायंस की भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं बाउंडेशन कहा है कि पोस्ट पोल अलायंस नहीं हो सकता दो पॉलिटिकल पार्टीज। हॉर्स ट्रेडिंग होती है उस पे नहीं, लेकिन क्या अगर दो विकल्पों की हम बात करते हैं, चूंकि प्री पोल अलायंस है नहीं, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जैसा विजय की पार्टी के साथ है, और दूसरा जो उनको बार बार कहने के बावजूद भी गवर्नर नहीं बुला रहे हैं, उसके बाद से पता चला कि पोस्ट पोल अलायंस उभर के आ रहा है विजय को बाहर करने के लिए, और ऐसे में अगर गवर्नर उन्हें बुला रहे हैं, तो आपको कुछ ये ऐसा नहीं लगता है कि ये अगर होता है तो ये सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट के प्रतिकूल होगा? पोस्ट पोल अलायंस में अगर बहुमत का आंकड़ा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लिखित में गवर्नर को सौंपती, तो फिर तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद कम आंकड़ा और एक पोस्ट पोल अलायंस में दो पॉलिटिकल पार्टीज विद बहुमत, तो बहुमत को ज्यादा वरीयता दी जाएगी ना, बजाय कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और कम नंबर। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, ये अब तो हमने संविधान की बात की, संवैधानिक व्यवस्था की बात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की। अश्विनी जी, आपको नहीं लगता कि अगर जब विजय ने पहली बार क्लेम किया कि हमें आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए, और अगर सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर दिया जाता, तो इसके बाद से जो पोस्ट पोल अलायंस की जो बात हो रही है, किन शर्तों पे होगी आप जानते हैं कि उसकी, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा अगर हो गया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं हुई होती? अगर हो गया होता तो ऐसी स्थिति कहाँ पैदा होती? देखिए, अब आप समझिए कि ऐसा नहीं है, जब विजय गए, विजय ने कहा देखिए 108 हैं हमारे पास और बाकी जो 10 की कमी है वो हम पूरा कर लेंगे, आप डेट तो तय करिए। तो भाई मैंडेट के साथ तो जाना चाहिए, गवर्नर का बनता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं तकनीकी तौर पर
तकनीकी तौर पर गवर्नर और विवेकाधिकार के इस्तेमाल पर भी। और ये जो विवेकाधिकार है, सुनिए मैं अब हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ कि ये विवेकाधिकार कई बार मनमाना अधिकार नहीं हो जाता है, इसलिए कि ऐसे मामलों में प्रत्येक गवर्नर की भूमिका, प्रत्येक गवर्नर ने अपने हिसाब से फैसले लिए और वहीं पर आकर के सियासत, जैसा आपने पहले कहा कि सरकारिया कमीशन हो, उसकी रिपोर्ट जो थी उसके मुताबिक गवर्नर को सियासत से ऊपर उठ करके इस विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि होता नहीं है। गवर्नर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और ऐसे मामलों में वो पूरी तरह से उनका विवेकाधिकार होता नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो होता है वो सियासत के हिसाब से तय होता है, वो केंद्र सरकार के हिसाब से, उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो केंद्र में जो पार्टी होती है उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। तो ये तो किताबों में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, कहने सुनने के लिए अच्छा होता है कि इस विवेकाधिकार का प्रयोग गवर्नर राजनीति से उठ के ऊपर करेंगे, लेकिन गवर्नर इतने भारी होते हैं कि कभी राजनीति से ऊपर आज तक उठे ही नहीं। हम लोग जब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक बात आप समझ में आई अश्विनी जी कि विजय को मौका दिया जाना चाहिए था, अभी भी उन्हें दिया जा सकता है। एक आंकड़ों के करीब करीब पहुंच गए थे, एक विधायक कम हुआ था। तीसरी बार कल खबर भी आ गई कि विजय शपथ लेंगे, बाद में पता चला कि राजभवन ने कह दिया कि नहीं जी, हमने नहीं दिया, इसलिए कि उनके पास एडिक्वेट आंकड़े नहीं है। तो एडिक्वेट आंकड़े हैं या नहीं है, जैसा एसआर बोमई केस में आपने बताया, और ये एसआर बोमई केस ऐसा है कि इतनी चर्चा हो गई उस पर कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जिनकी रुचि है, वो एसआर बोमई एकदम रट गया है। लेकिन ये लिखना अभी भी तो है ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, उसके पास अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है लेकिन उसके पास एडिक्वेट नंबर नहीं है, तो उसे गवर्नर बुलाने के लिए गवर्नर बुलाएगा ही, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। नहीं, बुलाएगा ही ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे देश में मधु कौड़ा अकेले विधानसभा के सदस्य होने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि जब एक सीट वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो तमिलनाडु के संदर्भ में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बाकी ये सब बातें, मतलब कुछ भी परिस्थिति जन डिस्क्रिशन पर, सिचुएशन डिस्क्रिशंस पर जाइए। आप देखिए, आप देश में इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री थे, मधु कौड़ा आपके जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, मधु कौड़ा मुख्यमंत्री थे और सिंगल थे एमएलए वो, तो मुख्यमंत्री तो थे। तो मतलब ये कि हमारी बातचीत में एक बातचीत तो साफ आ गई कि 2 दिन पहले गवर्नर साहब किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पत्रकार ने पूछा कि महामहिम, आप विजय के रास्ते में, मुख्यमंत्री बनने में आप रोड़ा अटका रहे हैं, और गवर्नर ने बड़ी सम्मान के साथ कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं संविधान के मुताबिक काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारी बातचीत से के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि विजय को मौका मिलना चाहिए था, मौका मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है, विजय की सरकार तमिलनाडु में नहीं बनती है जैसा कि अब दिखने लगा है, तो ये केस भी महाराष्ट्र की तरह से जब भी गवर्नर्स की बात होगी और राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल के पद की का दुरुपयोग की जब भी चर्चा होगी, तो तमिलनाडु के इस केस का भी जिक्र होगा। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, अनकोट से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी मसले पर आपकी संवैधानिक, आपकी राय जानने के लिए फिर आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों के लिए भी कि अगर ये बातचीत आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।